ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल कंसेप्ट ऑफ बेसिक ऑपरेशनल कंसेप्ट हमारे क्या हैं रिगार्डिंग जो भी ALU में फंक्शनिंग होती है। ठीक है, देखो हम जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करने वाले हैं वो हम सारे CPU की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात करते हैं कि किस तरीके से एक प्रोसेसर काम करता है, किस तरीके से जो डेटा है वो कौन से रजिस्टर्स में मेमोरी में कैसे शिफ्ट होता है, मेमोरी से कैसे डेटा को रिट्रीव किया जाता है, ये सब काम जो है ऑनलाइन ये COA का ही पार्ट है, राइट। अब हम अगर बात करें कि हमारे बेसिक ऑपरेशनल कंसेप्ट की, अगर बेसिक ऑपरेशनल कंसेप्ट मतलब एक नॉर्मल ऑपरेशन, एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन कैसे ऑपरेट होती है, जो भी आप कंप्यूटर में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन। चाहे वो एक प्रोग्राम की फॉर्मेट में हो, चाहे वो एक डेटा के फॉर्मेट में हो, चाहे आप उसे कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, चाहे आप उसे कोई भी इनपुट दे रहे हैं, वो सब क्या है, एक तरीके की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सो दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वी आर प्रोवाइडिंग टू द कंप्यूटर, बिकॉज बाय प्रोवाइडिंग दिस इंस्ट्रक्शन दैट आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, इट मीन्स जिस तरीके से मैं ये ड्रैग कर रही हूँ अपना जॉयस्टिक, उस तरीके से उससे कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि ये एक लाइन ड्रॉ कर रही है सीधी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ, नाउ इट इज ड्रॉइंग अ 2। अगर मैं सपोज कोई कहीं पर मैं क्लिक करती हूँ तो वो क्लिक बटन को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। सो वट एवर यू विल बी प्रोवाइडिंग टू द कंप्यूटर दैट इज द सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब उन इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे डेटा को मैनेज करना है, ये सब कौन हमें बताता है, ऑपरेशनल कंसेप्ट में ये कवर अप होता है। ठीक है, तो ऑपरेशनल कंसेप्ट में बेसिकली 2 कंसेप्ट होते हैं। हर एक जो बेसिक जो ऑपरेशंस हैं दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो हर एक इंस्ट्रक्शन हैव 2 पार्ट। कौन कौन से मैंने आपको कल भी डिस्कस किए थे। वन इज योर ऑपरेशन, वन इज योर ऑपरेशन कोड, ठीक है, और सेकंड आपका होता है ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड, इनको लिखने का भी एक तरीका होता है बेटे। ये देखो, ये मेमोरी में जब वो लिखा जाता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं ऑप कोड, ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं ऑपरेंड। ठीक है, ऑप कोड एंड ऑपरेंड। अगर मैं सपोज करो कोई भी एक असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ, मैंने लिखा लोड ए, तो ये लोड क्या हुई, ये कोई इंस्ट्रक्शन हुई, और ये ए क्या हुआ, ये किसी डेटा, मतलब कोई ए जो है वो कहीं से पिकअप हो रहा है, कहीं से किसी मेमोरी लोकेशन में से पिक किया जा रहा है, राइट। तो लोड विल बी काउंटेड एज, लोड विल बी एज op code and A will be as operand। ठीक है, ऑपकोड मीन्स कि किस तरीके का आपका ऑपरेशन कोड है, ऑपरेशन की कोड लैंग्वेज क्या है। या फिर अगर मैं लिख देती हूँ मल 2,3, इट मीन्स multi, you have to do multiplication of 2 and 3, so 2 and 3 will be counted as operand and MUL will be counted as opcode। अगर मैं लिख देती हूँ add 5,8, so 5 and 8 are operands and add is operation। हो सकता है कि मैं इस तरीके का कोई ऑपरेशन लिखूं, add A0, B0, A0 and B0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, A0 हो सकता है कोई रजिस्टर है, कोई मेमोरी लोकेशन है, या क्या है, ये इसमें जो कंटेंट होगा वो कंटेंट ऑफ A0 विल बी एडेड टू कंटेंट ऑफ B0। अब ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा, सपोज करो एक मेमोरी है हमारे पास इस तरीके की, ठीक है, हो सकता है उस मेमोरी में इसकी लोकेशन है A0, देन दिस इज B0, दिस इज C0, दिस इज D0। D0 मैं क्यों बोल रही हूँ, ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज में हम A0 को ज्यादातर A0 बोलते हैं, B0 बोलते हैं। ये मत समझना कि यहाँ पर मैम कोई लॉजिक गेट यूज कर रही है,
ये हमारी कंप्यूटर इंजीनियर्स की ये लैंग्वेज होती है कि हम A0 को हमेशा A0 करके बात करते हैं। अब जिसके साथ भी अगर हम 0 लगा देते हैं तो हम उसे बोलते हैं A0, मतलब उसे हम बोलते हैं नॉट, राइट? क्लियर होगा बच्चे? तो सपोज ये Yes, मेरे ma'am. डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है, A0, B0, C0, D0, ठीक है? तो कंटेंट ऑफ A0 का मतलब क्या हुआ? इस मेमोरी लोकेशन में क्या कंटेंट है? हो सकता है यहाँ पर कोई कंटेंट डेटा पड़ा हुआ है 2, B0 का कंटेंट, B0 में हो सकता है कोई डेटा पड़ा है 16, तो इट मीन्स B0 के कंटेंट को A0 के कंटेंट के साथ ऐड कर दो, ठीक है? तो आंसर विल बी 18. नाउ वेयर विल बी द आंसर स्टोर? आंसर विल बी स्टोर्ड इन रजिस्टर B0, जो बाद में लिखा होता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। वो हमारी मर्जी की हम लोग किसमें स्टोर करवाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप स्टोर करवाओ जो भी कंटेंट है B0 का उसको C0 में, ठीक है? तो दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर जो डेटा है वो स्टोर करवाना चाहते हैं। ये जो मैंने जितने भी ऑपकोड्स लिखे हैं, जैसे ये मल हो गया, ऐड हो गया, लोड हो गया, स्टोर हो गया, मूव हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट बेटा ये ऑपकोड्स होते हैं फॉर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे द ऑपकोड्स फॉर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, राइट? उस तरीके से हम जब भी ये वाला फॉर्मेट, ये एक जनरल फॉर्मेट है, तो जब हम ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं ऑपकोड और ऑपरेंड लिखने का, तो हमेशा ऑपकोड सबसे पहले क्या हमारा लिखा जाता है? ऑपकोड, यानी कि मैंने लिख दिया ऐड, और उसके बाद हमारे क्या लिखे जाते हैं? ऑपरेंड। क्लियर हुआ बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट? So this is about the what is actually opcode and operand. ठीक है? अब नेक्स्ट क्या होता है और इसमें ऑपरेशन क्या आते हैं? जैसे हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने लिखा है एक एग्जांपल, add LOCA and R0। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? ये LOC का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC LOC का मतलब लोकेशन, ठीक है? तो अब बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको थोड़ा इंटरप्रेट करो, ये लाइन को, एड LOCA, R0, इसे इंटरप्रेट करो, क्या बनाइए? वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मतलब है ये लोकेशन जो है बेटा, ये LOCA अगर लिखा हुआ है, इट मीन्स मेन मेमोरी की कोई लोकेशन दे रखी है हमें। इट मीन्स जो भी ये लोकेशन में कंटेंट होगा, हमने मेमोरी लोकेशन को ऐड नहीं करना आपस में, हमने इसके कंटेंट को ऐड करना है। तो जो भी इस मेमोरी लोकेशन में कंटेंट पड़ा होगा, दैट कंटेंट विल बी एडेड टू कंटेंट ऑफ रजिस्टर R0, ठीक है? अगर जहां भी ये वाली, जैसे आपके पास ये इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, अगर बेटा साथ में R लिखा हुआ है ना, तो R स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्स, हम इसे रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है? तो रजिस्टर्स जो होंगे, तो अगर मीन्स R0 लिखा हुआ है तो इट मीन्स रजिस्टर R0, R1 लिखा हुआ है तो फिर रजिस्टर 1, R2 लिखा है तो रजिस्टर 2, इस तरीके से। तो इसमें स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा कि हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले क्या किया? फेच किया। कहाँ से? मेन मेमोरी से, ठीक है? मेन मेमोरी से जब हम इंस्ट्रक्शन फेच की तो हम उसे कहाँ लेके आए? प्रोसेसर में। प्रोसेसर में क्यों लेके आए? ताकि वो कंप्यूट कर सके हम। सेकंड स्टेप क्या हुआ? हमेशा याद रखना है बेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो इस तरीके से कैरी ऑन की जाती है। ये आगे जब चैप्टर्स आएंगे तब आपको ज्यादा क्लियर आउट होगा। इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस होती है। एग्जीक्यूट, फेच, देन डिकोड, देन फेच, डिकोड, देन एग्जीक्यूट एंड लास्ट में स्टोर, ठीक है? कहीं में सिर्फ 3 स्टेप्स दे रखे हैं, दैट इज कई जो बुक्स होती हैं उसमें सिर्फ 3 स्टेप्स दे रखे होते हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट।
fetching of instructions, decoding of instructions and execution. ठीक है, अब अभी आप इस पे मत जाओ ऐसे, मैं आपको इतना ही बताती हूँ. fetching, decoding and execution. fetching, decoding and execution का मतलब, fetch मतलब मैंने कल भी आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताया था, अगर मैंने 2 और 3 को ऐड करना है तो सबसे पहले ये 2 मेमोरी में जाएगा, प्रोसेसर के पास गया, ठीक है, मेमोरी से लोड किया गया. 3 को मेमोरी से लोड करके प्रोसेसर के पास भेजा गया. प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर कहता है कि मेरे पास हाँ एक डेटा मेरे पास 2 है, एक डेटा मेरे पास 3 है, अब बताओ जी मुझे उस पर करना क्या है. और बीच में उनके लगा हुआ है प्लस, और प्लस को भी प्रोसेसर में लेके आया गया. प्लस इज ऑल्सो फेच फ्रॉम द मेमोरी. तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेच प्रोसेस. फेच मतलब हम 2 को, we have fetched the data 2 from the memory to the processor. We have fetched the data 3 from the memory to the processor. We have fetched the code plus, opcode plus from the memory to the processor. ये तो हो गया फेचिंग का काम. सेकेंड जो होता है स्टेप, वो होता है आपका डिकोडिंग. डिकोडिंग मतलब ये जो 2 और प्लस और ये 3, ये तीनों जो हमारे मेमोरी से आए हैं, इनको अब डिकोड करो, मतलब इनको अब आप इंटरप्रेट करो कि एक्चुअली हमें कहा क्या गया है. तो जब वो तीनों चीजों को इंटरप्रेट करता है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर को ये पता चल जाता है कि 2+3 करने को बोला गया है. तो 2+3 वो यहाँ पर, इसको हम 2+3 को, मतलब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन दोनों में एडिशन ऑपरेशन होगी. तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा डिकोड वाला फेज हो जाता है. और जो थर्ड होता है एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन मतलब कि अब इस डेटा को एग्जीक्यूट किया जाता है, अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है. जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5. तो दिस इज हाउ, सबसे पहले फेचिंग, फिर डिकोडिंग, फिर एग्जीक्यूशन. दिस इज हाउ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कैरीज ऑन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल. ये हम आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे जाके. ठीक है, और लास्ट में जो मैंने आपको ये पहले वाली डायग्राम में बताया था, यहाँ पर ये जो एस हम लिखते हैं, ये होता है स्टोरेज के लिए. स्टोर मतलब ये 5 अब कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर होगा. तो हो सकता है कि हम लोग 5 को M3 कोई मेमोरी लोकेशन है, वहां जाके हम इसको स्टोर करें. तो STR 5, M3 इस तरीके से लिखा जाता है. तो दिस इज हाउ द इंस्ट्रक्शन इज बीइंग कैरिड आउट. ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो पहला स्टेप दिया हुआ है, उसमें क्या दिया, इंस्ट्रक्शन को पहले हमने फेच किया, कहाँ से, मेन मेमोरी में से, और मेन मेमोरी उसको कहाँ पर फेच करके ले गई इंस्ट्रक्शन को, प्रोसेसर में. सेकेंड स्टेप मेरा क्या हुआ कि फेच किया गया क्या, ऑपरेंड. कहाँ से, कौन सा ऑपरेंड, जो कि ऑपरेंड एट लोकेशन ए. अब लोकेशन ए पे LOCA में क्या कंटेंट है, क्या ऑपरेंड है यहाँ पर, ठीक, उससे भी मेन मेमोरी से कहाँ लेके, फ्रॉम मेन मेमोरी टू प्रोसेसर. ठीक है, राइट. फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, अब होगा एड द मेमोरी ऑपरेंड. ये जो भी ऑपरेंड फेच होगा, एड द मेमोरी ऑपरेंड टू कंटेंट ऑफ R0. कंटेंट मतलब जो R0 के अंदर, इस R0 रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट है, उसमें हम इसे ऐड करेंगे, इसके कंटेंट को. तो हो सकता है, अगर हम फिर से बात करें लोकेशन की ही, तो कोई मेमोरी में लोकेशन है LOCA करके, ठीक है, इस लोकेशन पे कोई कंटेंट पड़ा हुआ है, सपोज इट इज 14, ये कंटेंट इस पे पड़ा हुआ है. तो 14 जो है वो कोई और रजिस्टर पड़ा है यहाँ पर R0, जिसमें की कंटेंट है 16. तो 14 और 16 कंटेंट ऑफ लोकेशन A एंड कंटेंट ऑफ R0 will both be added. So add the memory operand. memory operand मतलब ये memory operand ही हुआ ना. देखो ये तो ऑपकोड हो गया. इससे पहले अगर इंटरप्रेट करें, अगर इस इंस्ट्रक्शन को हम अगर इंटरप्रेट करें, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑपकोड, और ये दोनों हमारे क्या हैं, these both are operands. ठीक है, तो ये भी एक ऑपरेंड है, ये भी एक ऑपरेंड है. इस ऑपरेंड की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि ये तो कोई लोकेशन दे रखी है, तो लोकेशन में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है वो, और R0 एक रजिस्टर है. अब ऑब्वियसली हम LOCA और R0, इसका तो कोई ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम इनके कंटेंट्स को ऐड करेंगे आपस में.
So add the memory operand to the content of R0. Done. And the last point would be store the result. Store the result in R. मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों को, अगर सपोज स्टोर वाली इंस्ट्रक्शन साथ में नहीं लिखी हुई तो स्टोर हम बाय डिफॉल्ट किस में लिख देते हैं, करते हैं, जो बाद में लिखा होता है यहाँ पर लोकेशन, मतलब इसकी वैल्यूज को दोनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा 30 और 30 फिर से किस में अपडेट हो जाएगा, R0 में। तो अब एट प्रेजेंट जो करंट वैल्यू आएगी R0 की वो क्या आएगी, 30। सपोज करो अब इसके बाद भी कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, मैंने किया ऐड R0, R1, तो R0 की करंट वैल्यू क्या गिनी जाएगी, दैट वुड बी 30 नॉट 16। गॉट इट? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बेटे, एनी डाउट? No doubt. ओके, सबको, बाकी सबको क्लियर है बेटे? और तो कोई बोलता ही नहीं है। एक सेकंड, तुम्हारी क्लास में एक बच्चा है अकुल। अकुल, आर यू देयर? यस मैम। यस अकुल, मैंने क्या सिखाया बेटा, क्या पढ़ाया मैंने अभी? मैम बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स। हाँ, तो बताओ क्लियर हुआ आपको? यस मैम। डाउट इसमें? नहीं मैम, अभी तक नहीं। पक्का? यस मैम। ओके, तो बाकी किसी को कोई डाउट? आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट 50, देयर आर टोटल ऑफ 59 joinees. 59 including me means there are 58 students present today. Good. Okay. Now, अब क्या है नेक्स्ट? अब हम देखते हैं कि किसी भी प्रोसेसर में और मेन मेमोरी में किस तरीके से आपस में, मतलब कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं ये मेन मेमोरी और प्रोसेसर। अब मेन मेमोरी और प्रोसेसर आपस में, आप मुझे ये बताओ मेन मेमोरी और प्रोसेसर का आपस में क्या रिलेशन होगा? एनीबॉडी? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए, वेरी गुड। और एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? अच्छा, एक लेमैन लैंग्वेज में बता दो, प्रोसेसर और मेमोरी आपस में इंटरलिंक कैसे होंगे? जब तक मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप मुझे कोई बता सकता है? प्रोसेसर और मेमोरी कैसे रिलेटेड है आपस में, मतलब क्या रिलेशन क्या होता है? एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बता दो, पंजाबी में बता दो, अब इंग्लिश में बता दो। बस मुझे 3 ही भाषाएं आती हैं और नहीं आती कोई। तो बता सकता बेटे? मतलब वैसे ही आप क्या सोचते हो? एक 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 कॉमन क्वेश्चन है ये, कोई मैंने इसमें तुम्हें जज नहीं करना कि हाँ लो इसको ये भी नहीं पता। नॉर्मल बताओ कि क्या रिलेशन हो सकता है मेमोरी और प्रोसेसर में, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है बच्चे? मैम प्रोसेसर इंटरप्रेट करता है मेमोरी को, उनके बीच वो इंटरप्रेट करता है मेमोरी को? इंटरप्रेट इन सेंस? वो तो उसको, उसका काम वही है कि पता लगाना कि क्या टाइप करा है, उसको क्या वो करना है आगे, मतलब मेमोरी इज फॉर स्टोरिंग। ओके, हाँ ठीक है, कुछ कुछ। नेक्स्ट, और कोई? बीच में किसी लड़की की भी आवाज आ रही थी। मैम मेन मेमोरी में जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तो वो हाँ। प्रोसेसर में जाके उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा, मतलब उसे, मतलब उस पे काम करना। ओके,
ठीक है, और मैम बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको कैरी आउट करना। वो कौन करेगा? मैम प्रोसेसर। प्रोसेसर। और मेमोरी क्या करेगी? मैम मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रोवाइड करेगी प्रोसेसर को। करेगी Yes, मेमोरी yes, बेसिकली। yes. To be very straightforward, answer is this only. Kritika, good. बेटा एक्चुअल में क्या है, मेमोरी ने जस्ट, मेमोरी का मतलब ही क्या है, मेमोरी ने जस्ट अपने आप में एक स्टोर करके रखनी है चीजें, ठीक है। मतलब मैंने सपोज एक एक पीसी में अगर हमने रैम, हम देखते हैं ना कि यार ये हमारी इंटरनल मेमोरी तो इतनी है। सपोज हम एक फोन की बात करते हैं, तो मैं फोन में अगर मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी इज जस्ट लिंक्ड एज टू द स्पेस विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू मी, ठीक है। मतलब कितनी स्पेस है मेरे पास, क्या क्या मैं बीच में स्टोर कर सकती हूँ। मैंने मल्टीपल एप्स जो है वो डाउनलोड कर रखी है अपने फोन पे, तो वो ऐप कोई ना कोई तो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करके रखेंगी फोन में, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, दैट इज माय मेमोरी, राइट। लेकिन वो एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क कर रही हैं, हर एक एप्लीकेशन डिफरेंटली वर्क करेगी, हर एक एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग अलग होगा, तो वो कैसे वर्क करेंगी, दैट इज द रोल ऑफ प्रोसेसर। कितनी फास्ट मुझे कहीं से रिप्लाई आ रहा है, हो सकता है अब ये देखो, जब आप लोग रिजल्ट वगैरह की साइट खोलो या कोई ऐसी आधार की साइट खोल के देख लो, वो साइट लोड होने में इतना टाइम लग जाता है, हम कहते हैं ना बहुत हैवी साइट है, बहुत इस पे बहुत ज्यादा लोड है, लोडेड साइट है। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज जितनी उसको रन करने के लिए मेमोरी चाहिए या स्पेस चाहिए या जितनी उसको बैंडविड्थ चाहिए, वो चीज उसे नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है। हमारा फोन अगर स्लो हो जाए, हमारा लैपटॉप अगर स्लो हो जाए, तो हम कहते हैं हम अपनी मेमोरी फ्री अप करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई रहेगी उतना ज्यादा लोड, देखो मेमोरी पे इतना सारा लोड है, क्यों? क्योंकि प्रोसेसर के पास मेमोरी में भेजना है, इन एंड आउट ऑफ डेटा, ठीक है। तो जब वहां से कोई डेटा जाएगा या आएगा डेटा, अगर मेमोरी इतनी लोडेड है तो प्रोसेसर भी धीरे चलेगा, प्रोसेसर पे काम ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली एक कॉलेज है, एक कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर सपोज एक कॉलेज की जो लिमिट है वो 1500 स्टूडेंट्स की है, लेकिन अगर हमारे पास 2000 स्टूडेंट्स आ जाए तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा हमें। फैकल्टी सपोज, अब फैकल्टी क्या किस तरीके से यहाँ पर यूज होगी, एक प्रोसेसर की तरह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब उन बच्चों को पढ़ाना है, तो लोड इंक्रीज होगा हमारे ऊपर, काम हमारा और बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये मेमोरी और जो प्रोसेसर है इनका आपस में रिलेशन यही है कि मेमोरी ने इन एंड आउट ऑफ डेटा जो भी प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है उसे मैनेज करना है, ठीक है। और प्रोसेसर ने क्या करना है, प्रोसेसर ने एक्चुअली में जो काम हो रहा है उससे मीन्स फुलफिल करना है, या हमें प्रॉपर एक आउटपुट देनी है, ठीक है। तो ये आपस में कैसे रिलेटेड हुआ, मेन मेमोरी विल fetch and also will get back the instructions, we will get back the data from the processor। ये हमारा प्रोसेसर है, ये इतना पार्ट जो है ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारी मेन मेमोरी है। तो मेन मेमोरी से कोई डेटा गया, सपोज मैंने कोई डेटा भेजा ए एंड बी, अब उन ए एंड बी के ऊपर कोई प्रोसेस, कोई इंस्ट्रक्शन चलेगी, वो इंस्ट्रक्शन चलेगी तो वो काम कौन चलाएगा, वो प्रोसेसर चलाएगा, सीपीयू चलाएगा। जब सीपीयू ने ये सारा काम कर दिया तो जो भी रिजल्ट आया, सपोज ए और बी का रिजल्ट जो है वो सी में जाके स्टोर हुआ, तो वो सी जो है वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा, वो सी को फिर से मेमोरी में भेजा जाएगा कि हाँ इन दोनों का रिजल्ट सी में स्टोर करो। तो दिस इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ कैपेसिटी, अ टाइप ऑफ स्टोरेज, ठीक है। अब प्रोसेसर में क्या होगा, ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पर प्रोसेसर मेमोरी इंटरफेस, इसका मतलब ये इंटरफेस का मतलब इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएटर, ठीक है, जो कि प्रोसेसर और मेमोरी को आपस में लिंक करता है, इंटरफेस है उसके बीच का। अब ये प्रोसेसर में क्या आ जाते हैं आपके कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर। दिस रजिस्टर्स आर कॉल्ड जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इनके बारे में भी डिटेल नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। What are general purpose registers? For the meanwhile, just go on this R0, R1 shown up to Rn-1। ये डिफरेंट registers हैं हमारे पास,
वो सारे रजिस्टर्स जो होंगे उन रजिस्टर्स में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी, कोई ना कोई कंटेंट स्टोर होगा, तो ये रजिस्टर से ही वैल्यू रिट्रीव होती है और फाइनली वैल्यू कहाँ पर जाती है, मेन मेमोरी में स्टोर होने के लिए। कोई ऑपरेंड हमने उठाना है वो भी हम मेन मेमोरी से ही उठाएंगे और मेन मेमोरी में ही दोबारा उसका रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। अब ये जो साथ में कंट्रोल यूनिट का भी आपको फंक्शन पता है, ALU का भी फंक्शन पता है, ये जो साथ में मैंने दो और चीजें लिखी हैं दैट इज PC एंड IR। व्हाट डज दी स्टैंड फॉर? PC stands for program. In your language PC stands for personal computer, लेकिन नहीं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में PC stands for program counter। जो भी आपका कोर सब्जेक्ट होगा बेटा, हर एक कोर सब्जेक्ट में आपको इस प्रोग्राम काउंटर से मिलना पड़ेगा। मीन्स आपको पता होगा कि हाँ इसमें प्रोग्राम काउंटर PC का एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास IR होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट की जाती हैं वो एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू होती हैं। और प्रोग्राम काउंटर का मतलब होता है हर बार एक काम हुआ उसको इंक्रीज कर दो उसका काउंट 1 से। सपोज मैं अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा add R0, R1, then add R1, R3, then multiply R3, R2। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ R0 को, R0 के कंटेंट की वैल्यू विद कंटेंट ऑफ R1, दोनों को ऐड किया और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा ऑटोमेटिकली इन R1। ठीक है, तो ये R1 की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो अपडेटेड वैल्यू यहाँ आई, उसमें क्या ऐड किया गया R3, ये वाला रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा R3। ठीक है, अब R3 की अपडेटेड फिर वैल्यू हो गई तो R3 की ये वाली वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर फेच की जाएगी और फिर उसके R2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा और रिजल्ट का स्टोर होगा R2। ठीक है, तो इस तरीके से जब हर एक इंस्ट्रक्शन कैरी ऑन होती है तो हर बार एक मेमोरी में रजिस्टर होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। इट मीन्स जैसे जैसे कोई इंस्ट्रक्शन चलती गई ये प्रोग्राम काउंटर इज ऑलवेज इनिशिएटेड एट 0। प्रोग्राम काउंटर की इनिशियल वैल्यू हमेशा 0 होती है। जैसे एक इंस्ट्रक्शन हुई तो प्रोग्राम काउंटर इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1। फिर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। फिर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड हुई, प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। So what is the role of program counter? Program counter is a register whose value is incremented by 1 every time a new data arrives or every time the instruction is executed। हर एक बार जब भी इंस्ट्रक्शन कोई एग्जीक्यूट होगी उसकी वैल्यू +1 कर दी जाएगी, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगी उसकी वैल्यू। बात समझ लगी? यस मैम। क्लियर बच्चे, किसी को कोई डाउट? ओके, तो दिस इज IR बेटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसमें मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शन करंटली चल रही है, जैसे मैंने सपोज यही वाला प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो मैंने ये पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी, ऐड R0, R1। इसका मतलब IR में क्या स्टोर होगा, ऐड R0, मतलब करंटली जो इंस्ट्रक्शन चल रही है वो इंस्ट्रक्शन हम IR में डालते हैं कि सबसे पहले IR में ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। जब ये एग्जीक्यूट हो गई इसका रिजल्ट स्टोर हो गया R1 में, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, अपडेट हो गए यहाँ पर R1 एंड R3। इस तरीके से मीन्स एट प्रेजेंट कौन सी इंस्ट्रक्शन चल रही है, IR मतलब आप ये कह सकते हो कि जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स है दैट विल होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो मैम। Okay. So this is all for today then. Okay. Done. एक मुझे बात बताओ बच्चे, ये आपके जो आपको टाइम टेबल मिला हुआ है उस टाइम टेबल में देखो जरा 2:30 तक क्लास लिखी है या 2:40? बिकॉज कल भी मुझे किसी ने बताया कि 2:40 तक। यस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक करवाओ फिर। बस आज
वैसे मैंने बस वाला टॉपिक कल भी करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक करवा दूं? ये काफी है आज के लिए? काफी है बेटे? हेलो, यस मैम। काफी है आज के लिए? यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अभी तक जितना भी No, हमने ma'am. किया है? No. ओके